7 साल पहले रमेश का परिवार रंगापुर गांव में अपने परिवार के साथ आकर बस गया। रमेश रिक्शा चलाने का काम करता था। वह खाना लेकर सुबह घर से निकल जाता और देर रात घर लौटता। रमेश का बेटा संजय अब 14 साल का हो चुका था। वो भी स्कूटर से एक फास्ट फूड की दुकान पर काम करने जाता था। एक दिन संजय ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मेरा जन्म यहीं रंगापुर में हुआ था? नहीं बेटा, रंगापुर तो हम लोग 7 साल पहले ही आकर बसे हैं। हमारा असली गांव तो भिटौरागंज था, लेकिन हमें भिटौरागंज छोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पापा की आदतें अच्छी नहीं थी। वे जुआ खेला करते थे और उन्होंने गांव के बहुत से आदमियों से कर्ज ले रखा था। इसलिए आए दिन उनकी किसी न किसी से लड़ाई होती रहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने सारे गहने बेचकर गांव के आदमियों का कर्ज चुकाया और तुम्हारे पिता को भिटौरागंज छोड़ने के लिए राजी किया। माँ, जब लोगों को पता है कि जुआ खेलना गंदी आदत होती है तो लोग क्यों खेलते हैं? बेटा, लालच लोगों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे पिता का परिवार गरीब तो था ही। गरीबी को दूर करने का उन्होंने गलत तरीका ढूंढा और उन्हें लगा कि जुआ खेलकर वो अमीर हो जाएंगे और गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उससे तो गरीबी और बढ़ गई। तुम गरीबी को दूर करने का कोई ऐसा शॉर्टकट कभी मत ढूंढना बेटा। माँ, मैं वादा करता हूँ कभी भी लालच से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करूँगा। रंगापुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना घंटा घर था। रमेश अक्सर देखता कि जब भी घंटा घर की कोई सवारी आती तो कोई भी रिक्शे वाला घंटा घर जाने के लिए तैयार नहीं होता। अगर किसी को घंटा घर की तरफ जाना होता तो उसे पैदल ही जाना पड़ता। एक दिन रमेश ने अपने साथ के रिक्शे वाले से पूछा, राजू भाई, एक बात बताओ, आखिर कोई भी रिक्शा वाला उस घंटा घर की तरफ क्यों नहीं जाता है? वहाँ कोई भूत वगैरह रहता है क्या? वो घंटा घर पिछले 20 सालों से बंद है। कहते हैं वहाँ कोई जिन रहता है जो भी उस घंटा घर के अंदर घुसता है फिर वापस नहीं लौटता। घंटा घर की घड़ी 20 सालों से लगातार चल रही है। आज तक वो घड़ी खराब नहीं हुई। लोग कहते हैं कि जिन उस घड़ी की देखभाल करता है। लेकिन वो जिन वहाँ आया कहाँ से? ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उस घंटा घर वाली जगह पर पहले कोई तांत्रिक रहता था। सरकारी आदमियों ने उस तांत्रिक को जबरदस्ती वहाँ से हटाया और वहाँ घंटा घर बनवाया। कहते हैं उस तांत्रिक की आत्मा ही जिन बन गई है। ठंडों की एक रात रमेश को घर लौटते बहुत देर हो गई। रात के 11 बज चुके थे और घना कोहरा छाया हुआ था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। सुनो रिक्शे वाले, घंटा घर चलोगे क्या? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। मुझे घंटा घर छोड़ दो। उस दिन रमेश की कमाई बहुत कम हुई थी। 500 रुपए ने उसका मन बदल दिया और वह बूढ़े आदमी को घंटा घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में रमेश ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप घंटा घर क्या करने जा रहे हैं? लोग तो वहाँ जाने से डरते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। मुझे तांत्रिक ने बताया था कि घंटा घर की घड़ी से गांव के समय को रोका जा सकता है और जैसे ही समय रुकेगा लोग मूर्तियों जैसे बन जाएंगे, मतलब स्टैच्यू हो जाएंगे। केवल वही इंसान स्टैच्यू नहीं होगा जो घंटा घर की घड़ी को रोकेगा। पर बाबा, तुम समय रोककर क्या करोगे? अरे बेवकूफ, जब सब स्टैच्यू हो जाएंगे तो मैं लोगों के घरों से सारा सामान उठा लूंगा, लूट लूंगा। चाहे सोना हो, चावल हो, कपड़े हो, सब लूट लो। बूढ़े की बातें सुनकर रमेश का लालची मन जाग उठा। रमेश ने मन में सोचा, अगर मैं उस घंटा घर की घड़ी रोक दूं तो फिर मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मैं अपने पूरे गांव लौटकर लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन बाबा, उस जिन का क्या? उस जिन को मारने के लिए तांत्रिक ने मुझे एक विशेष चाकू दिया है। कुछ दूर जाकर रमेश ने जानबूझकर रिक्शे को एक गड्ढे में गिरा दिया। बूढ़ा आदमी गड्ढे से बाहर निकल पाता इससे पहले ही रमेश ने बूढ़े आदमी को 2-3 घूंसे जमा दिए। रमेश घंटा घर के अंदर पहुंचा। उसने दूर से देखा, घड़ी में एक बहुत बड़ा सेल लगा हुआ था और एक जिन उसकी पहरेदारी कर रहा था। रमेश ने बाबा का दिया हुआ चाकू जिन की मूंछ में भोंक दिया। जब जिन मर गया तो रमेश ने घड़ी का सेल निकाल दिया। घड़ी का सेल निकलते ही एक पर्ची कहीं से रमेश के सिर पर गिरी।
रमेश पढ़ा लिखा नहीं था। पर्ची में क्या लिखा है वह समझ ही नहीं सका। उसने पर्ची अपनी जेब में डाल ली और घंटाघर से बाहर चला आया। रमेश जब घंटाघर से बाहर निकला तो पूरा शहर स्टैचू हो चुका था। लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह जम चुके थे। अब तो पूरा गांव मेरा है। सबसे पहले सोनारों की बस्ती में जाकर सोना लूटता हूँ। रमेश ने खूब सोना लूटा। वह एक ट्रक में सोना, कपड़े और ढेर सारा सामान लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बेटा भी स्टैचू हो चुके थे। रमेश ने उन्हें छूकर उन्हें नॉर्मल किया। देख लक्ष्मी, मैं कितना सारा सोना और सामान लेकर आया हूँ। रमेश की पत्नी और बेटे ने जब बाहर जाकर सोने से भरा ट्रक देखा तो उनके होश उड़ गए। इतना सारा सोना आप कहाँ से लाए हैं? रमेश ने अपनी पत्नी और बेटे को सारी कहानी बताई। आप जहाँ से भी ये सामान लेकर आए हैं उसे वहीं वापस कराइए। इस तरह लालच में आकर आपको लूट खसूट नहीं करनी चाहिए थी। हम भला इतने सारे सोने का क्या करेंगे? मेहनत की कमाई खाने में जो बात है वो फ्री का खाने में नहीं है। हाँ पापा, मम्मी ठीक कह रही है। आप ये सारा सामान वापस कराइए। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना चले जाओ। मैं गरीब नहीं रहूंगा। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और लोगों को उनकी औकात बताऊंगा। रमेश ने वापस जाकर घंटाघर की घड़ी में सेल डाल दिया और पूरा गांव नॉर्मल हो गया। अब रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी था। रमेश अपनी अमीरी का दिखावा करने कुछ दिनों के लिए भिटौरागंज गांव चला गया। रमेश की पत्नी ने रमेश के गंदे कपड़े धोए तो उसे जेब में पर्ची मिली। संजय, बेटा जरा इधर तो आना। देखना तो ये पर्ची कैसी है और इसमें क्या लिखा है? माँ, इसमें लिखा है जो घंटाघर की घड़ी का सेल निकालेगा उसकी उम्र 25 गुना तेजी से बढ़ेगी। कुछ देर बाद रमेश रोता हुआ घर लौटा। वह लगभग बूढ़ा हो चुका था। लक्ष्मी, गांव में किसी ने मुझे पहचाना नहीं। मेरे हाथ पैरों की खाल इतनी कैसे सिकुड़ सकती है? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? तुम लोग तो मुझे पहचानते हो ना लक्ष्मी? शक्ल से तो हम लोग भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। पिताजी, ये सब आपके लालच के कारण हुआ है। इस पर्ची में लिखा है जो भी घड़ी का सेल निकालेगा उसकी उम्र 25 गुना तेजी से बढ़ेगी। तब रमेश छाती पीट पीट कर रोने लगा। मैं कितना पागल था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मृत्यु बिल्कुल मेरे करीब है। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि धन दौलत का कुछ उपयोग नहीं। काश मैंने लालच ना करके जीवन को प्रेम और शांति के साथ बिताया होता तो आज मुझे कोई अफसोस ना होता। कुछ ही दिन बाद रमेश की मृत्यु हो गई।